जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं सामाजिक विज्ञान के लघुत्तरी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। और साथ ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना तैयारी कर चुके हैं सामाजिक विज्ञान विषय की और कितना आपको करना बाकी है। तो मॉडल पेपर की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यानी जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। उत्तर सिंपल सा है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वान बिस्मार्क का था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। ऑटो वान बिस्मार्क ने दिया। एकीकृत जर्मन का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया, और जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तब वहां का सबसे पहला यानी प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, विलियम प्रथम को घोषित किया गया। तो यह प्रश्न बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो ऑटो वान बिस्मार्क हो जाएगा राइट आंसर। और यह भी आ सकता है कि एकीकृत जर्मन का प्रथम सम्राट कौन था, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम प्रथम था। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, और उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, और यदि प्रश्न आता है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ब्रिटिश शासन के बारे में कहा था कि भारतीयों के कारण ही यानी भारतीयों के सहयोग से ही भारत में जो है ब्रिटिश शासन जो है स्थापित हो पाया है, और यह भारतीयों के सहयोग से ही चल पा रहा है। और यदि भारतीय सहयोग छोड़ दें, यानी अपना अपना जो उन्हें पद मिला है, जो पदवी प्राप्त है, वो सब छोड़ दे, तो 1 साल के अंदर ही अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके प्रथम चरण में क्या हुआ, लोगों को पदवियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस और अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है, तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है और आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए ताकि मृदा अपरदन की प्रक्रिया को निम्न किया जा सके, यानी कम किया जा सके। तो यहां पर आप देखोगे, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकना है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों पर वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों के कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए तथा सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। और पर्यावरण को
कैसे संरक्षित रखना है, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, क्या उपाय किए जाए और कैसे जो है हमें पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना है, इसके बारे में स्थानीय लोगों को संपूर्ण जानकारी भी देनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा है कृषि की 3 समस्या का उल्लेख कीजिए। तो पहली समस्या क्या है? बढ़ती जनसंख्या, धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। यानी खाद्य फसलों की कृषि का स्थान कौन सी कृषि लेती जा रही है? यानी फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है और भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यहां पर अगली समस्या क्या है? भूमि आवासन। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि की बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्र में कमी आई है। अगली समस्या है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। यानी कीटनाशकों का प्रयोग, पीड़कनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है। यानी मिट्टी जो है अब क्या हो गई है? बंजर होने लगी है, उसका उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। अगला है यहां पर प्रश्न धान की खेती। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो आ जाएगा धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें, या आ जाएगा गेहूं की खेती के लिए, या फिर लिखा होगा गन्ना की खेती के लिए। तो आप तीनों की खेती के लिए जो उपयुक्त या उपयुक्त परिस्थितियां हैं उन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मैं जल्द ही आपको सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। देश की ज्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न चावल है। यानी भारत देश की ज्यादातर जनसंख्या क्या खाती है? चावल खाती है। खरीफ की फसल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल उगाने के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है और 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा धान की फसल पैदा की जाती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। कहां पर? देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में और तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में भी चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। और चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, सबसे उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ
चावल की फसल उगाई जाती है। दक्षिण पश्चिम के मानसून का आगमन कब होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण पश्चिम जून जुलाई माह में जो है आगमन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, और इसी के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। कब? पतझड़ की ऋतु में इसे काट लिया जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा खादों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं और ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये लंबे समय से प्रयोग में हैं और ये जो है प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं और ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुंबई हाई और कालोल। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए थे उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप सामाजिक विज्ञान की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।